ये तो सबको पता था कि युद्ध तो होना ही है। सन 48 में युद्ध लड़ा, उसके बाद सन 62 में युद्ध लड़ा, फिर 65 में युद्ध लड़ा, अब उसके बाद फिर वापस से 71 में युद्ध होने की बात हो रही है कि 4 दिसंबर को युद्ध होगा भारत और पाकिस्तान के बीच में। ये बात इंदिरा गांधी को भी पता थी, ये बात पाकिस्तान के जो सैनिक तानाशाह थे जिनका नाम याह्या खान था उनको भी पता थी। ये बात कोई मजाक की बात नहीं है कि किसी भी देश के अगर तुम 98,000 सैनिकों को सरेंडर करा देते हो। 1971 ये वो साल था जब इंडो पाक वॉर हुआ था। आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों ने बॉर्डर मूवी देखी होगी। ये वही साल था 1971 जब भारत पाकिस्तान का युद्ध होना था, जिसमें कि हम ईस्ट पाकिस्तान को, जो आज का बांग्लादेश है, उसे आज़ाद करा रहे थे। और 1971 में जो चीज़ें थी वो पाकिस्तान के फेवर में ज़्यादा थी, भारत के फेवर में कम थी। अब ऐसा क्यों है, इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि पाकिस्तान को सपोर्ट था एक तरफ चाइना का और अमेरिका का, और हमारे पास उस वक्त किसी का सपोर्ट नहीं था इतना। तो इसी को देखते हुए हमारा जो मित्र राष्ट्र है उसने हमारा साथ दिया, जिसका नाम है रशिया। रशिया ने हमारे साथ ट्रीटी साइन करी, बल्कि जाना हमें चाहिए था रशिया के पास क्योंकि हम कमज़ोर थे, लेकिन नहीं, रशिया हमारे पास आया था। उसका भी थोड़ा बहुत स्वार्थ था कि अगर मान लो पाकिस्तान की साइड 2 जने हो गए, एक तरफ अमेरिका एक तरफ चाइना, तो एशिया में इंडिया वीक हो जाएगा और हो सकता है एशिया के अंदर अमेरिका अपनी धाक जमाना शुरू कर दे। तो इसीलिए रूस हमारे पास आया, हमसे एक ट्रीटी साइन करी। तो एक तरफ तो हो गए अब ईस्ट पाकिस्तान, इंडिया और रशिया, एक तरफ हो गए पाकिस्तान, चाइना और अमेरिका, तो चीज़ें स्टेबल हो गई। तो ये तो सबको पता था कि युद्ध तो होना ही है, क्योंकि उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान के हालात इतने वो चल रहे थे कि पाकिस्तान, जो असल पाकिस्तान है, उसने बगावत कर दी थी ईस्ट पाकिस्तान के साथ। ये बिल्कुल ही नफरत करते थे ईस्ट पाकिस्तान के लोगों से, क्योंकि यहाँ पे बंगाली मुस्लिम थे और हिंदू भी रहा करते थे। तो पाकिस्तान में जो उस वक्त तानाशाह था उसका नाम था याह्या खान, और वहाँ की जो पार्टी है जो आज भी एग्जिस्ट करती है, PPP, पाकिस्तान पॉलिटिकल पार्टी, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसके लीडर उस वक्त हुआ करते थे जुल्फिकार अली भुट्टो, जिनकी बेटी हैं बेनज़ीर भुट्टो। तो इंदिरा गांधी ने यहाँ पर क्या किया कि अपने जो आर्मी के चीफ है जिनका नाम था मानेकशॉ, उनको बुलाया। उनसे कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध कभी भी हो सकता है। तो मानेकशॉ ने यहाँ पर ये बोला कि अगर हम अभी युद्ध के लिए जाते हैं, हम कितनी भी कोशिश कर लें, भारत नहीं जीत सकता। अब ऐसा क्यों कहा उन्होंने, क्योंकि देखो सन 48 में युद्ध लड़ा, उसके बाद सन 62 में युद्ध लड़ा, फिर 65 में युद्ध लड़ा, अब उसके बाद फिर वापस से 71 में युद्ध होने की बात हो रही है। तो इंडिया इतना फाइनेंशियली स्ट्रांग भी नहीं था। और दूसरा रीज़न यहाँ पर ये था कि जो ईस्ट पाकिस्तान था, वहाँ पर जब मानसून आएगा, उसके बाद सुंदरबन डेल्टा है, तो जो मिट्टी है वहाँ की वो दलदली हो जाएगी, तो युद्ध लड़ना भारत के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में इस चीज़ को देखते हुए मानेकशॉ ने बताया कि अगर हम युद्ध गर्मियों या मानसून की बजाय अगर हम सर्दियों में युद्ध लड़ें तो भारत ये युद्ध बड़ी आसानी से जीत जाएगा। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि देखो अमेरिका को तो आने में टाइम लगेगा इंडिया और पाकिस्तान के युद्ध तक, जब तक वो आएगा, और जो चाइना है वो आ नहीं सकता सर्दियों के कारण। अगर उसको भारत में आना है तो उसको तो हिमालय क्रॉस करके आना पड़ेगा, और सर्दियों में युद्ध शुरू करेंगे तो सर्दियों में तो वैसे ही नहीं आ पाएंगे, बर्फ़ होगी ज़्यादा। सेम यही कंडीशन पाकिस्तान के लिए अप्लाई थी। पाकिस्तान कभी कश्मीर से अटैक नहीं कर पाया क्योंकि उसको पहाड़ को क्रॉस करके आना पड़ेगा, सर्दियों में वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो ये तो पता था कि युद्ध सिर्फ राजस्थान में और ढाका में हुआ। तो ये बात पाकिस्तान को भी पता थी कि युद्ध सर्दियों में होने वाला है, और यहाँ तक कि डेट भी पता थी कि 4 दिसंबर को युद्ध होगा भारत और पाकिस्तान के बीच में। ये बात इंदिरा गांधी को भी पता थी, ये बात पाकिस्तान के जो सैनिक तानाशाह थे जिनका नाम याह्या खान था उनको भी पता थी ये बात। तो हुआ ये कि युद्ध 4 को शुरू होना था, तो अपना जो बच्चा है उसको खलबली मची कि भाई हम कैसे मान जाएं। उन्होंने क्या किया, 3 तारीख को याह्या खान ने भारत की सीमा के अंदर अपने वायुसेना के जहाज भेज दिए। अब इंडिया को मौका मिल गया था, क्योंकि इंडिया के पास अब कोई ऐसा चारा नहीं था कि अब वो पीछे हटे। तो इंडिया की सेना युद्ध लड़ने गई। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि इस समय युद्ध 2 जगह चल रहा था। एक जगह चल रहा था जो हमारा पूर्वी पाकिस्तान है, यानी कि ईस्ट पाकिस्तान है, जो कि ढाका जिसकी राजधानी थी, जिसको बाद में बांग्लादेश बनाया गया। और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की सेना, जो असल पाकिस्तान है, वहाँ की सेना राजस्थान में जैसलमेर के आगे लोंगेवाला पोस्ट पर अपने सैनिक लगभग 2000 सैनिकों के साथ अपने टैंक्स लेके पहुँच जाती है।
जो कि बॉर्डर मूवी में अंदर दिखाया गया है कि 120 बंदों की एक बटालियन और एक 2000 बंदों की पूरी रेजिमेंट सामने खड़ी थी इंडिया के, जिसमें मेजर कुलदीप सिंह कमान संभाले हुए थे, जो कि लौंगे वाला पोस्ट पे लड़ रहे थे। और दूसरी तरफ जो हमारी ईस्टर्न कमांड थी, उसके हेड थे जनरल अरोड़ा, जिन्होंने बहुत शानदार तरीके से युद्ध लड़ा। और युद्ध जो भारत ने शुरू किया था 4 तारीख को, पाकिस्तान ने शुरू किया था 3 तारीख को। और 4 तारीख को जब भारत ने युद्ध शुरू किया, 13 तारीख तक हमने जो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, उसको 3 तरफ से घेर लिया था। और 16 तारीख को पाकिस्तानी सेना के लगभग 93,000 सैनिकों को हमने सरेंडर करवाया था। जो उनके हेड थे ना पाकिस्तान के कमांड के, उनका नाम था जनरल नियाजी। उन्होंने दस्तखत करे थे, उनके सारे बैच उतारे गए थे, उन्होंने यूनिफॉर्म दी थी। सब चीज़ें होती है जब सरेंडर किया जाता है, एक प्रॉपर तरीके से जो प्रोसीजर होता है, उससे सरेंडर कराया था इंडिया ने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को। कोई मजाक की बात नहीं है कि किसी भी देश के अगर तुम 93,000 सैनिकों को सरेंडर करा देते हो, और ये चीज़ आज पाकिस्तान भूल गया है। तो वापस से आते हैं इंदिरा गांधी पे। ये एक युद्ध का पार्ट था जो बताना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इसके बगैर 1971 वाला साल इनकम्प्लीट था। यहाँ पर कंक्लूजन क्या निकला कि 1971 और 1972 में जब ये वॉर चला, वॉर चलने के बाद जैसे ही भारत वॉर जीता, तो इंदिरा गांधी की जो पॉपुलैरिटी थी वो पीक पर थी उस वक्त। यानी उनका वर्चस्व बढ़ चुका था इतना कि मतलब हर जगह इंदिरा का नाम लिया जा रहा था। तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें थी वो इंदिरा गांधी के फेवर में थी, क्योंकि एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट में सरकार, भारत में 14 राज्य थे उस वक्त, 13 राज्यों में कांग्रेस की सरकार। और ऐसा कहा जाता है उस वक्त कि अगर कांग्रेस किसी लैंप पोस्ट को भी टिकट दे देना अपना, तो वो भी जीत जाता। इस तरीके की मतलब जैसे आई थी ना 2019 में मोदी जी की लहर, उस टाइम इंदिरा की लहर थी। और इसके बाद इंदिरा गांधी ने जो संविधान संशोधन किए हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जो उन्होंने झड़ी लगाई है, 24वां, 25वां, 26वां, 27वां, 28वां, 29वां, लगभग 30-32 तक उन्होंने सारे संशोधन किए। और इन सब के संशोधन के साथ साथ उनका एक बिग कॉम्पिटिटर सामने आया निकल के, जिसका नाम था सुप्रीम कोर्ट। इंदिरा गांधी कोई भी बिल लाती, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करती, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता, उसका जुडिशियल रिव्यू डाल देता कि हम देखेंगे, चेक करेंगे कि हाँ असल में ये भारत के लोगों की समस्या है भी या नहीं। तो जुडिशियल रिव्यू डाल के उस पर स्टे लग जाता था। तो इंदिरा गांधी ने उसी का भी सॉल्यूशन ढूंढ के एक चीज़ इंट्रोड्यूस करी जिसका नाम है एनजेआर, यानी नो जुडिशियल रिव्यू। कुछ ऐसे पर्टिकुलर केसेस होंगे, कुछ ऐसे अमेंडमेंट्स होंगे जो पार्लियामेंट के द्वारा जब बनाए जाएंगे, उनका जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती। तो अब एक बात सोच के देखो कि जब चीज़ें इतनी बढ़िया चली रही थी, इंदिरा गांधी के फेवर में सब चीज़ थी, सारे राज्यों में मोस्टली उन्हीं की सरकार थी, सिर्फ वेस्ट बंगाल को छोड़कर, तो लगभग 1972 के 2.5 साल बाद ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से 25 जून 1975 को भारत के अंदर इंदिरा गांधी को इमरजेंसी लगानी पड़ी। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक साथ। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखें। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।